रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जैसे ही बात शुरू होती है, अगला सवाल जो हमारे सामने आता है वो होता है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में जाएं या कॉमर्शियल सेक्टर में जाएं। दोनों प्रॉपर्टी अपनी जगह अच्छी हैं। दोनों की कुछ ना कुछ खूबियां हैं और कुछ ना कुछ कमजोरियां भी हैं। अगर मैं शुरुआत में देखता हूँ रेजिडेंशियल सेक्टर को, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये एक तो मूलभूत ज़रूरत है सभी लोगों की। दूसरी, हम लोगों की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जॉब को लेके, बिजनेस को लेके हमें बार बार अपनी जगहों को बदलना पड़ता है, और ये संभव नहीं होता है कि जहाँ जाएं वहीं हम अपना घर बना लें। तो कहीं ना कहीं रेंट पे घर लेना भी एक ज़रूरत बन गई है। तो जो लोग घर के स्वामी हैं उनकी प्रॉपर्टी रेंट पर उठ सकती है और बाकी लोग घर लेते हैं। तो अब इसी को अगर हम ये सोच के चलें कि कोई इन्वेस्टमेंट हम रेजिडेंशियल में कर लें और उसकी रेंटल वैल्यू जो भी होगी उससे हम अपने एक डिस्पोजेबल इनकम या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना हमारा फ़ायदा है और क्या क्या जोखिम जुड़े हुए हैं। जहाँ तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने की बात है, इसको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बैंक बड़ी आसानी से ऋण दे रहे हैं। लोन मिलने में आसानी है, लोन पर इंटरेस्ट भी कम है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें टैक्स के भी बेनिफिट जुड़े हुए हैं। इनकम टैक्स के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका आप इसमें लोन लेने के बाद फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस कारणों से ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिनमें आपको बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगा के, कुछ पूंजी लगा के, कुछ लोन से जुटा के आप एंट्री कर सकते हैं। और इसमें सेगमेंट भी ऐसे हैं, बहुत छोटे से और बहुत बड़े तक सेगमेंट हैं। तो एक तो आपका एंट्री लेवल आसान हो गया और जो लागत आ रही है वो भी कम है। अब इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं कि इसमें हमें रिटर्न क्या आएगी। तो जहाँ तक इनकम पैदा होने की बात है, रेंटल वैल्यू की बात है, तो वो बाई एंड लार्ज 2 से 3% ही रहती है रेजिडेंशियल सेक्टर में। या एक मोटे मोटे अनुमान की तरह से अगर बात करें, बहुत बार हम कह देते हैं किसी बड़े शहर का नाम लेके कि वहाँ तो 2 कमरे का किराया इतना ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वो 2 कमरे को ख़रीदना और बनाना भी उतना ही मुश्किल होता है। अगर रुपए पैसे के टर्म में बात करें तो आम तौर पर जिस जगह का किराया 10,000 रुपये पर मंथ है, जिस अपार्टमेंट का, घर का, उसको अगर आप ख़रीदते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ आपको 40 लाख रुपए खर्च करने होंगे। दूसरा, इसमें ये भी देखना होता है कि प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा अफोर्डेबल होगी और छोटे साइज़ की होगी, कम वैल्यू की होगी, उसकी रेंटल वैल्यू आरओआई उतनी ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। इसलिए वहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहती है और डिमांड ज़्यादा रहने की वजह से वहाँ पे आपको रेंट अच्छा मिल जाता है। तो उसमें, उस केस में आपकी आरओआई 3 से 4% तक भी जा सकती है। जो छोटे मकान हैं, कम लागत के मकान हैं, उनमें आरओआई इसलिए ज़्यादा अच्छी आ जाती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो है कि जो भी हमारा ये इन्वेस्टमेंट होता है मकान का, वो डिमांडिंग भी होता है। जब भी कोई किराएदार आता है वो ये चाहत रखता है कि एक बार उसमें वाइट वॉश हो जाना ज़रूरी है। यहीं ये भी एक फैक्ट है कि किराएदार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो ये एक बर्डन आ जाता है हाउस ओनर के ऊपर कि जो उसे किराया आ रहा है वो यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा घर के मेंटेनेंस में चला जाता है। जब भी कोई किराएदार घर को छोड़ता है, थोड़ा बहुत मरम्मत का काम, थोड़ा बहुत रिपेयर और वो अप कीपिंग का काम ज़रूर निकलता है, वहाँ फिर आपको नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आप रेंट पर उठाने के लिए किसी सर्विस एजेंसी से मदद ले रहे हैं, किसी कंसल्टेंट की मदद ले रहे हैं, उसकी ब्रोकरेज का भी बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो ये इस तरह से जो प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसमें जो आपको इनकम हो रही है उसमें से काफ़ी हिस्सा आपका खर्च भी हो जाता है उसको मेंटेन रखने में। और कुल मिलाकर जब आप नेट निकालेंगे आरओआई, तो वो कहीं ना कहीं 2% के अगल बगल ही होगी। तो ये इसकी एक स्थिति बनती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की।
कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ पे एंट्री लेना खरीदना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उस पे आपको लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अपकमिंग प्रॉपर्टी के लिए कमर्शियल लोन नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप बनी बनाई प्रॉपर्टी को भी लेते हैं तो बहुत बार उसमें आपको जो लोन होता है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब के ऑप्शन में जाना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना बनाना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। अब यहीं पे उसकी रेंटल वैल्यू की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनने के बाद ही बहुत जल्दी उसका हमें किराएदार मिल जाता है। बेशक किराया शुरू में कम हो, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत बार आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी दुकान किराए पर उठ पाती है। तो वहाँ पे वेटिंग टाइम रहता है। और ऐसे मैंने कई सारे बाज़ारों को देखा है जो आज बहुत अच्छा रेंटल दे रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो खाली पड़े रहे थे। तो ये कॉमर्शियल में है। लेकिन कॉमर्शियल के साथ एक चीज़ और है कि जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट में ग्राउंड फ्लोर बन गया, ज़रूरत पड़ने पे सेकंड फ्लोर बना लिया, थर्ड फ्लोर बना लिया। वहीं कॉमर्शियल के साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो जितना बनना था एज पर प्लान बन गया, उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या उसके आसपास बढ़ती रहेगी और वो सप्लाई छोटी हो जाएगी। वो सप्लाई वहीं रुकी हुई है, जितना बनना था कॉमर्शियल बन चुका है। तो शुरू में उसमें किराया थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई वहीं की वहीं रुकी रहेगी। तो डिमांड सप्लाई के इस रेशियो से भी उसका रेंटल वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ये फ़ायदा है। दूसरा, जैसे मैंने रेजिडेंशियल में चर्चा की थी कि वो प्रॉपर्टी डिमांडिंग बहुत होती है। आपको बार बार कभी नाली चौक हो गई, कभी बिजली की वायरिंग बस्ट हो गई, कभी कुछ और हो गया, और आपको टेनेंट्स की कॉल आती रहेंगी और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये दिक्कत नहीं है। आमतौर पे जो कुछ मेंटेन करना है, कुछ भी करना है, वो टेनेंट खुद ही करते हैं और लंबे समय तक रुकने वाले होते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल में कि एंट्री एग्ज़िट बहुत जल्दी जल्दी होता है टेनेंट्स का। तो हर बार आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्जेज घर को आप कीप रखने में करने पड़ते हैं। कॉमर्शियल के मामले में ऐसा नहीं है। वहाँ आपको लंबे समय के लिए ज़्यादातर ही टेनेंट मिलते हैं और वो खुद ही उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस तरह अगर सुविधा की नज़र से देखें तो कुछ चीज़ें इसमें अच्छी, कुछ इसमें अच्छी हैं। रेजिडेंशियल में आप एंट्री आसानी से ले सकते हैं, लेकिन डिमांडिंग है। यहाँ एंट्री मुश्किल से ले सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी लगातार इनकम देने वाली है। वहाँ किराएदार आपको तुरंत मिल जाता है रेजिडेंशियल में, यहाँ आपको वेट करना पड़ता है। वहाँ टैक्स बेनिफिट है, यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह से दोनों के कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स हैं और ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से उसका फंड मैनेजमेंट है, कितने वो फंड लगा सकता है, कितने बैंक से लेना है और क्या उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से इसको चुनना ठीक रहेगा। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि रेजिडेंशियल अच्छा है या कॉमर्शियल अच्छा है। ये आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे और उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपके फ़ंड मैनेज हो रहे हैं। और जहाँ तक कुछ वेटेज देने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि पहली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ही बनाइए। उसका रीज़न है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम बनाते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी अच्छाइयाँ जुड़ी हुई हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल आम तौर पे लोग बनाते हैं और मैं भी एडवाइस करता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ। एक तो हमारी जो इमोशनल नीड है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से पूरी हो जाती है कि हमारे छत पे सर पे एक छत है और हमारी मतलब वी आर इन सेफ पोजीशन। दूसरा, समाज में भी इसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं या मेरा अपना एक घर है। वो सोशल फैक्टर भी हमें घर बनाने के लिए प्रेरित करता है कि हम रेजिडेंस बनाएं। तीसरा, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, कहीं ना कहीं हम इतनी इनकम पा रहे होते हैं कि हम टैक्स ब्रैकेट में होते हैं, तभी इस तरह की प्रॉपर्टियों के बारे में सोचते हैं। तो उसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं, इसलिए घर बनाना ज़रूरी है। और बहुत बार क्या होता है
कि जब भी हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं या कुछ करते हैं, बैंक में लोन लेना होता है, तो हमें कोलेटरल्स की ज़रूरत पड़ती है। कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो इजीली एक्सेप्टेबल है बैंक के अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए एक पर्सनल एडवाइस है, थोड़ी गलत भी हो सकती है या आपको सूट भी कर सकती है, कि पहली प्रॉपर्टी आप रेजिडेंशियल के बारे में सोच सकते हैं। उसको मेरी तरफ से वोट है कि पहली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो। और सेकंड प्रॉपर्टी जब आप बनाने की इच्छा रखते हो जब भी, तो उस समय आउटराइटली मैं रेजिडेंशियल को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप कोई सेकंड प्रॉपर्टी बनाएं तो कॉमर्शियल को देखें। किन किन वजह से देखें वो हमने आपको पहले ही अभी बता रखी हैं। और इसके बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए सोच सकते हैं। तो मोटा मोटा आज के डिस्कशन में यही है कि अगर आप पहली प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो रेजिडेंशियल में जा सकते हैं, और अगर आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो इस समय आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कॉमर्शियल पे विचार करना चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल की ऐसी खूबियां हैं जो आपको एक डिस्पोजेबल इनकम देंगी, ऐसी इनकम जिससे आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आगे के लिए फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। हम अगले वीडियोज़ में कुछ और भी चीज़ें कवर करेंगे, जिनमें आएगा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर किस सेगमेंट को हम चुने, किन किन बातों का ध्यान रखें, इसी तरह से कॉमर्शियल में किन किन चीज़ों को चुनें और कैसे कैसे ध्यान रखें। और इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल बार बार हमारे सामने लाया जाता है कि अगर हमें रेंटल इनकम ही जनरेट करनी है तो किस तरह की प्रॉपर्टी को चुनें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके लिए हमारे अगले वीडियोज़ में हम उसको कवर करेंगे। तो इसी बात के साथ आज के लिए थैंक्स। और रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। टेंजेबल एसेट्स है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हर समय हमारे कब्जे में है और रिलाइजेबल है। ठीक है, कुछ पैसे हो सकता है हम जल्दबाजी में कम लें, लेकिन रिलाइजेबल है और हमारे कंट्रोल में, हमारी एक्सेस है, हम उसको छू के महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो रियल इस्टेट में आए। रियल इस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और जितना ज़्यादा दिन के लिए आप उसमें टिके रहेंगे वो आपको उतना अच्छा रिटर्न दे के जाएगा।